तो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन लेयर को पढ़ा था। आज मैं आपको बात करता हूँ नेक्स्ट लेयर की। नेक्स्ट लेयर का नाम है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। अब बेसिकली इस लेयर को बहुत ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। बेसिकली व्हाई वी यूज, किस लिए यूज करते हैं हम लोग? इट विल बी responsible to represent data types from source to destination। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लिए लेते हैं प्रेजेंटेशन लेयर का पर्सन? कि डेटा टाइप्स को एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे ले जाने के लिए। अब डेटा टाइप्स किस टाइप के होते हैं बेसिकली? अगर आपसे कोई पूछे डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल आपके पास हो सकता है डेटा टेक्स्ट में, और टेक्स्ट का डेटा किस फॉर्मेट में जाता है हमेशा? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ASCII या UTF फॉर्मेट में, या डेटा हो सकता है आपके पास JPEG फॉर्मेट में, या किस में हो सकता है? ऑडियो फाइल में। क्लियर है? या आपके किस फॉर्मेट में हो सकता है? जैसे मैं इसमें लिख सकता हूँ PNG फॉर्मेट आल्सो सपोर्ट। अब बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं? एक सिंपल डिजाइन बताता हूँ आप लोगों को। सपोज करो यहाँ पर एक यूजर है जिसका नाम है बॉब, एक यूजर यहाँ पर है सैम, और दोनों कनेक्टेड है फिजिकली। दिख रहे हैं आप लोगों को? अब बेसिकली बॉब क्या बोल रहा है? ब्रदर आई वांट टू सेंड अ मैसेज। इसने व्हाट्सएप एप्लीकेशन खोली और व्हाट्सएप एप्लीकेशन के थ्रू इसने क्या जनरेट करा? डेटा। अब इस डेटा के अंदर इसने क्या राइट करा? अपना मैसेज। मैसेज में क्या लिखा इसने? हेलो। हेलो। इसी ये डेटा बॉब ने सैम को हैंडओवर करा, तो सैम को रिसीव होते ही सैम ने डेटा के अंदर क्या देखा? कि डेटा के अंदर जो मैसेज आ रहा है हेलो हेलो, इसका डेटा टाइप्स क्या आ रहा है? टेक्स्ट में आ रहा है। तो बेसिकली इन बिटवीन यूजर सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब ये पर्सन जिसने भेजा, और डेस्टिनेशन का मतलब जिसने आपका डाटा रिसीव करा, एक सोर्स से दूसरे सोर्स। अब बात समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दोबारा से एक डेटा भेजा, अब डेटा मैंने क्या भेजा? वॉइस। सो बेसिकली जैसे ही बॉब से डेटा सैम को रिसीव होगा, तो सैम को भी एज इट इज किस फॉर्मेट में आएगा डेटा? वॉइस फॉर्मेट में। वॉइस कॉल्स करते हो या नॉर्मली वॉइस रिकॉर्ड करके भेजते हो, तो जैसा डेटा सोर्स के पास होगा एज इट इज वही डेटा रिप्रेजेंट होगा सैम के पास। बट रियल टाइम में आप कुछ एप्लीकेशंस यूज करते हो, मैं बता दूंगा अभी। जैसे ये बॉब है, ये सैम है। अब बॉब ने एक एप्लीकेशन यूज करी, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, और बॉब ने बोला ब्रदर आई एम सेंडिंग डेटा, बट डेटा के अंदर क्या बोल रहा है कि क्या भेज रहा हूं मैं? एक पिक्चर। अब बेसिकली ये पिक्चर का जो साइज था, पिक्सल लिख दिया पहले मैंने, 1024707768 पिक्सल, और इसका साइज कितना बता दिया मैंने? 20 है। अब जैसे ही बॉब ने ये डेटा सेंड करा सैम के साइड, तो बेसिकली सबसे पहले ये डेटा कहां पर गया? व्हाट्सएप के डेटाबेस सर्वर पे। कहां पर गया? व्हाट्सएप के डेटाबेस सर्वर। अब जैसे ही व्हाट्सएप के डेटाबेस सर्वर पे आया, तो बेसिकली यहाँ पर डेवलपर्स ने इस डेटाबेस पे एक इशू आ रहा था बहुत समय पहले कि भाई अगर फॉर एग्जांपल ये सिंगल यूजर है जिसने डेटा भेजा है, और मेरे पास एट ए टाइम मल्टीपल यूजर हो, पता नहीं 1000 यूजर पिक्चर भेज रहा हूँ एक ही टाइम पे, ये सुनो, तो मल्टीप्लाई कर लो 20 MB से, बहुत सारे यूजर्स भेज रहे होंगे, या एक ही यूजर बहुत सारे पिक्चर्स को सेंड कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद डेटाबेस जो है वो क्या हो सकता है? फुल हो सकता है, स्टोरेज इशू आ सकता है, ये सुनो।
तो बेसिकली डेवलपर ने डेटाबेस के ऊपर एक कंडीशन लगा रखी है कि जब भी डेटाबेस के सर्वर पे कोई भी डेटा आएगा, यानी कैसे आता है, जैसे बॉब ने डेटा क्या करा, सेंड करा, तो बॉब की साइड से कौन सा प्रोसेस कर रहे हो आप लोग, सेंडिंग का। लेकिन बॉब सेंडिंग बता रहा है, लेकिन एक्चुअली बॉब क्या कर रहा है, डेटा को कहां पे, व्हाट्सएप के डेटाबेस पे अपने डेटा को क्या कर रहा है, अपलोड। जैसे ही डेटाबेस पे सर्वर पे डेटा अपलोड होता है तो डेटा का टाइप चेक होता है। ओके, अब जैसे ही सैम को ये मैसेज रिसीव करना है तो बेसिकली सैम क्या करता है, व्हाट्सएप के डेटाबेस सर्वर से आपकी पिक्चर्स को क्या कर रहा है, डाउनलोड। अब याद रखना कि जब अपलोड होता है तो एक टास्क करता है बॉब अपनी साइड से, इसको बोलते हैं कंप्रेस। क्या कर रहा है, कंप्रेशन। और जैसे ही डाउनलोड करता है तो डेटा क्या होता है, डीकंप्रेशन। अब ये प्रोसेस किस लिए कराया गया था, कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन। आपने डेटा का साइज बताया 20, और जैसे ही डेटा सैम के पास आया, सैम ने क्या बोला कि मैंने भी डेटा रिसीव करा है, क्लियर है, मैंने भी डेटा रिसीव करा है। लेकिन डेटा टाइप्स क्या बता रहा है अपने पास, कि जो मेरे पास डेटा आ रहा है वो है पिक्चर साइज। अब जो आपने भेजा था 1024 मल्टीप्लाई बाय 768 पिक्सल का, बेसिकली ये क्या हो गया, डिक्रीज। रीजन क्या था, डेटा का साइज क्या हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज, ऑटोमेटिक क्या हो गया, डेटा का साइज डिक्रीज। क्योंकि जितनी भी फ्री एप्लीकेशंस आप यूज करते हो, जितनी भी फ्री एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हो, वो सभी एप्लीकेशन कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि कि एक पॉइंट पे जाके आपके डेटाबेस का जो सर्वर्स बना रखे हैं उन पे इश्यूज कौन से नहीं आए, स्टोरेज के, क्या पता फुल हो जाए। सो दैट इज द रीजन व्हाट्सएप आल्सो यूज कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। चलो देख लेते हैं एक छोटा सा टास्क करके। जैसे मैं आपको यहाँ पर व्हाट्सएप वेब ओपन करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुको, आई थिंक मेरा यहीं पर है। माइक म्यूट करके बैठिए आप लोग सभी। दिख रहा है आप लोगों को ये वाला। अब देखो, जैसे आप लोगों का ग्रुप में देख लेता हूँ, ये है, दिख रहा है आप लोगों को। सो बेसिकली मेरे पास कुछ पिक्चर्स होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो मेरे डेस्कटॉप पे इस पिक्चर का साइज देख लेते हैं कितना आ रहा है। पहले प्रॉपर्टीज में जाते हैं, अच्छा केबी में आ रहा है, ओके। सो बेसिकली मेरे पास एक पिक्चर होगी, मैं दिखाता हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखी है आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। डेस्कटॉप फाइल सिस्को की इमेज होगी आई थिंक, डेस्कटॉप यही डेटा है, कहीं इमेज डाल रखी है मैंने। चलो नहीं है इसमें, चलो एक डाउनलोड कर लेते हैं पिक्चर, कोई इशू नहीं है। इसको राइट क्लिक करके सेव कर लेते हैं इमेज को, सेव एज, देख लेते हैं कितना साइज आ रहा है इसका। ये पिक्चर हो गई है मेरे डेस्कटॉप पे, प्रॉपर्टीज, ओके यहाँ पर हो गया। आई थिंक ड्राइव में भी अपलोड कर देता हूँ मैं कई बार, CCNA बैच 8 to 9। कोई पिक्चर है, नहीं है तो मेरे पास एक सेकेंड रुको भाई, मैंने इमेज रखता हूँ मैं हमेशा सिस्को। यहाँ पे भी नहीं है, कोई फाइल है हमारे पास, ज्यादा साइज की फाइल देखना पड़ेगा मेरे को जिसमें बहुत ज्यादा साइज हो। हाँ देखो ये दिख रही है भैया आप लोगों को, ये देखो ये पिक्चर, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, कितना साइज आ रहा है यहाँ पे आप लोगों को, 1.37 MB। चलो ये फाइल मैं जो है ना व्हाट्सएप पे भेजता हूँ आप सभी को। अभी आप लोग देखना आपके सामने ऑटोमेटिक क्या होता है, ये रही इमेज, आप लोगों को सेंड कर दी, दिख गई, यस और नो। और इसी को मैंने क्या करा, राइट क्लिक करके डाउनलोड करके दिखाऊंगा, हो गया।
राइट क्लिक करा, सेव इमेज, और इसको डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, जैसे इसे रख देते हैं व्हाट्सएप लिख के, ठीक है भाई, सेव, और जाके अब अपने डेस्कटॉप पे देखो, आई थिंक आ गया होगा, ये रहा, ये इमेज आ गई है आपकी। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, कितना साइज आ रहा है ऑटोमेटिक, 200 KB। क्या एक्चुअल पिक्सल होंगे अभी, जैसे यहाँ पर आप इस पिक्चर को ओपन करो, यहाँ पर दिख रहे, क्या इसके एक्चुअल इमेज क्वालिटी होगी हमारे पास, नहीं, बेसिकली साइज क्या हो गया है, कंप्रेस। तो याद रखना है, जब भी फ्री एप्लीकेशन के थ्रू आप कोई डेटा भेजोगे, ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये टास्क परफॉर्म होता है, बैकएंड में डेवलपर ने क्या कर रखा है, फिक्स। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, एक और प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा एनकोड होता है, डिकोड होता है, मैंने ऊपर लिख रखा है स्काई और यूटीएफ फॉर्मेट। सो बेसिकली स्काई की ये टेबल होती है, आप लोग देख लो, स्काई टेबल, जो मैंने आपको 1 बाइट के एल्गोरिथम बताई थी, ये टेबल है आपकी, ये वाली, इसमें 128 सिंबल है, लेकिन ये इंग्लिश सपोर्ट करता था, इसलिए अब हम कौन सा मैकेनिज्म यूज करने लगे, यूटीएफ फॉर्मेट। यूटीएफ क्या सपोर्ट करता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस, क्लियर है। अब आ जाओ एक नेक्स्ट लेयर पे, नेक्स्ट लेयर बहुत सिंपल है, जिसका नाम है आपका सेशन लेयर। सेशन लेयर के लिए एक लाइन लिख सकते हैं, इट विल बी responsible to initiate sessions and maintain session after and after delete। सर एक बार वो इससे पहले वाली लेयर दोबारा बता सकते हो क्या, मोटा मोटा, एक बार मेरा क्या नेटवर्क स्लो हो गया था। हाँ जी, कोई इशू नहीं है। विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर टेबल। चलिए देखिए आप लोग, प्रेजेंटेशन लेयर की एक ही लाइन है कि डेटा टाइप्स के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल, जैसा डेटा भेजेंगे एक एंड से दूसरे एंड पे सेम एज इट इज डेटा मिलेगा, लेकिन फ्री एप्लीकेशन के केसेस में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है कंप्रेशन और डीकंप्रेशन। ये रिड्यूस करता है आपके सर्वर की स्टोरेजेस को, कि भाई सर्वर पे ज्यादा स्टोरेज ना हो पाए, इसलिए होता है। अब जो सेशन लेयर वाला पर्सन है, ये सेशन को इनिशिएट करेगा, मेंटेन करेगा, और फिर कुछ टाइम के बाद डिलीट करेगा, लेकिन सारा का सारा प्रोसेस किसके बेसिस पे करता है, पोर्ट नंबर टेबल के बेसिस पे। अब मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, पोर्ट नंबर एक्चुअली होते क्या है, तो इनके लिए एक लाइन हमेशा याद रखनी है आपको, ये क्या होते हैं, यूनिक आईडी होती है, और बेसिकली इसका जो टोटल साइज होता है, टोटल यानी पूरे पोर्ट नंबर जितने भी हैं उन सब का जो टोटल साइज होता है, ये होता है आपका 16 बिट का। कितने बिट का है, 16 बिट का। अगर आप इसमें एक फॉर्मूला यूज करें 2 पावर 16, सो आपको वैल्यू आएगी 65536। और याद रखना है, जो इसकी वैलिड रेंज निकलती है आपकी, इसमें जो टोटल वैलिड रेंज आती है, ये स्टार्ट होते हैं 1 से और कहां तक आते हैं, टिल 65535 तक। अब एडवांस बात क्या याद रखनी है आपको पोर्ट नंबर के लिए, पोर्ट नंबर हेल्प टू आइडेंटिफाई सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल्स। क्लियर है। एक और लाइन याद रखो, पोर्ट नंबर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 टाइप्स में डिवाइड करे गए। सम पोर्ट नंबर्स already defined with सर्विसेज और प्रोटोकॉल, पहले से डिफाइन हो रखे हैं। अब आपके जो 2 टाइप के पोर्ट नंबर है वो कौन कौन से, उनकी बात कर लेते हैं।
फर्स्ट वाले को बोलते हैं आपका रिजर्व पोर्ट नंबर और सेकंड वाले को बोलते हैं अनरिजर्व पोर्ट नंबर। अब बेसिकली याद रखने का क्या पॉइंट है आपको, जो रिजर्व वाला है ऑलरेडी डिफाइन विद प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज, पहले से डिफाइन हो रखा है किसी के साथ। इसकी जो रेंज होती है वो 1 से लेके 1024 तक होती है, जो इनकी रेंज है। अब आपके पास एक पोर्ट नंबर आता है अनरिजर्व। बेसिकली क्या होता है, ये हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स बोलो या क्लाइंट बोलो, जो आपके क्लाइंट्स होंगे जो डेटा जनरेट करेंगे। व्हेनेवर यूजर हैव मल्टीपल रिसोर्सेस, कि जब उस पे क्या होते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं टू एक्सेस प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज, तब वो ये यूज करता है। कौन कौन से होते हैं, इनकी जो रेंज होती है वो 1025 से लेके 65535 तक, लेकिन यूजर के बेसिस पे काम कर रहे हो अभी आप। क्लियर है? एक और पॉइंट याद रखना, जब आप बुक्स पढ़ेंगे दिस पोर्ट नंबर कॉल्ड वेल नोन पोर्ट नंबर, इनको वेल नोन बोला जाता है। दिस पोर्ट नंबर कॉल्ड रैंडम पोर्ट नंबर। क्लियर है? आप लोग ये दो वर्ड्स याद रखना है। अब देखो सेशन लेयर कैसे काम करते हैं उसका एक सिनेरियो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक यूजर है, क्लियर है, और ये किससे कनेक्टेड है, मॉडेम से, और मॉडेम कनेक्टेड है आपका आईएसपी से। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कल की क्लास में आए थे, उन्होंने पढ़ा था एचटीटीपी के बारे में, एचटीटीपीएस के बारे में, एफटीपी के बारे में, डीएनएस के बारे में। ये सुनो, अच्छा आप में से किसी ने इसके बारे में पढ़ा है, टेलनेट और एसएसएच? याद है किसी को कुछ ऐसा, कभी ऑफिस में देखा हो? तो बेसिकली याद रखना, यस इन सभी सर्विसेज के साथ कुछ पोर्ट नंबर ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, HTTP का होता है 80, इसका होता है 443, FTP का 21, DNS 53, 23 एंड 22, और भी बहुत सारे याद करने पड़ेंगे आप लोगों को, लेकिन मैं एक जो कॉमनली यूज करते हो वही सभी प्रोटोकॉल्स के साथ बता रहा हूँ। क्लियर है? जो सर्विसेज है। अब बात समझो कि इस यूजर को डेटा जनरेट करना है, तो बेसिकली मैंने क्या करा, इसके पास एक गूगल क्रोम एप्लीकेशन ओपन करी। अब भाई ओपेरा भी यूज कर सकते हो, मोजिला भी यूज कर सकते हो, बहुत सारी है। तो ये तो रैंडम ले रहा है ना सोर्स में, तो इस यूजर के लिए तो बहुत सारी एप्लीकेशन है रैंडम के लिए। तो ये क्या बोला है, मैंने गूगल क्रोम पे टैब नंबर 1 को ओपन करा। क्लियर है? किसको ओपन करा? टैब नंबर 1 को, और इसने यहां पर जाके लिखा CCNA, एंटर करा। जैसे ही इसने यूजर ने डेटा जनरेट करा ना, सो बेसिकली इस यूजर ने क्या बोला कि मैं अपने डेटा के साथ एक इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं। वो इंफॉर्मेशन कौन सी है? इसने बोला मैं पहले भेजूंगा अपने सोर्स पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन। तो आई थिंक आप लोगों को कल मैंने डेटा जनरेट करना सिखाया था, किसकी हेल्प से? एप्लीकेशन की हेल्प से। तो बेसिकली इसके पास मल्टीपल हो सकती है, लेकिन मैंने अभी गूगल क्रोम सोर्स पोर्ट नंबर के बाद एक और इंफॉर्मेशन लगाता है जिसका नाम होता है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब बेसिकली ये दो पोर्ट नंबर को ऐड करेगा अपने पास, यानी यूजर जैसे ही डेटा भेजेगा मॉडेम को, तो उससे पहले वो क्या ऐड करेगा? सोर्स पोर्ट नंबर प्लस डेस्टिनेशन पोर्ट, क्योंकि डेटा के लिए क्या कर रहा है? सेशंस के लिए अपने इनिशिएट का टास्क।
तो देखो बहुत सारी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कौन सी यूज करी है, गूगल क्रोम। तो जब भी आप कोई मल्टीपल एप्लीकेशन यूज करके एक स्पेसिफिक सर्विस को यूज करते हो और यूजर की साइड से हो, तो याद रखना सोर्स पोर्ट नंबर क्या रहेगा परमानेंट आपका, रैंडम। तो रैंडम में से मैंने यूज कर लिया 1025। अब लास्ट टाइम सीसीएनए कितने लोगों को याद है, एचटीटीपी पे था या एचटीटीपीएस पे था? सर रिपीट करना क्वेश्चन। कितने ऐसे यूजर्स है जिनको पता है लास्ट टाइम एप्लीकेशन लेयर को मैंने जब पढ़ाया था एचटीटीपी पे था सीसीएनए या एचटीटीपीएस पे था, कौन सी वेबसाइट थी? HTTPS। एचटीटीपी। तो यानी इसका डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हुआ, वेबसाइट कौन सी यूज करने वाला है, एचटीटीपी 80 नंबर, यस और नो? यस सर। तो इसमें क्या बोला कि मेरा डेस्टिनेशन पोर्ट क्या रहेगा, 80 नंबर, वेल नोन। लेकिन सोर्स पोर्ट क्या रहेगा हमेशा, सोर्स पोर्ट क्या रहेगा हमेशा, रैंडम, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन है। तो देखो जैसे इसने ये वाला डेटा जनरेट करके इनिशिएट बोला, तो हमेशा क्या इन्फॉर्मेशन लगाएगा, दो, सोर्स पोर्ट नंबर प्लस डेस्टिनेशन पोर्ट। अब देखो जैसे ये डेटा जनरेट करता है और ये इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, तो यूजर अपने पास एक टेबल मेंटेन करता है, जिसको क्या बोलता है, अपने पास क्या मेंटेन कर रहा है, पोर्ट नंबर टेबल। अब इस पोर्ट नंबर टेबल में बेसिकली रियल टाइम में बहुत सारे आउटपुट होते हैं, लेकिन आपको कुछ स्पेसिफिक आउटपुट से बात करनी, कैसे? तो पहले लिख लो आप, क्या लिखा होगा, टैब नंबर, फिर क्या होगा, किसकी इंफॉर्मेशन बताओ, सोर्स पोर्ट की, फिर बताओ आप अपने डेस्टिनेशन पोर्ट की, और फिर बात कर लो कि कौन सी सर्विसेज यूज कर रहे हो। तो बेसिकली अभी मैं फील कर देता हूं इसको, टैब नंबर 1 पे सोर्स पोर्ट यूज हुआ है 1025 और डेस्टिनेशन पोर्ट 80 और सर्विस है एचटीटीपी। ये डेटा आपके मॉडेम को गया, मॉडेम ने देखा अच्छा आप एचटीटीपी की सर्विस यूज कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो सेशन को, उसने डेटा आईएसपी को दिया, आईएसपी ने अपने पास रखा और डेटा अपने साइट्स पे भेज दिया। अब जैसे ही आईएसपी ने साइट्स पे भेजा, वहां से रिप्लाई आया। अब आईएसपी आपको कौन सी सर्विस देगा, एचटीटीपी या एफटीपी? एचटीटीपी देगा, आपने मांगी क्या थी, एचटीटीपी। तो अब आईएसपी क्या बोल रहा है कि मैं डेटा जनरेट करा, सोर्स पोर्ट लगा के भेजा 80 नंबर, और डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा बताएगा, टैब नंबर कौन सा था आपका, 1 या 2? तो टैब नंबर 1 पे 1025 है, तो उसने अपना डेस्टिनेशन पोर्ट क्या रख दिया, 1025। मॉडेम को मिला, मॉडेम ने देखा लास्ट टाइम 1025 इस यूजर ने भेजा था, इधर भेजा, इस यूजर ने चेक करा कि 1025 क्रोम में टैब नंबर 1 है, तो उसने डेटा इधर भेजा। अब पहले इनिशिएट हुआ, अब जब रिप्लाई आया तो सेशन को क्या कर लिया इसने अपने पास, क्या कर लिया अपने पास, मेंटेन। अब अगर ये दोबारा से कोई टैब ओपन करेगा, फॉर एग्जांपल इसने टैब नंबर 2 ओपन करा, टैब नंबर 2 में इसने लिखा फॉर एग्जांपल कि मेरे को ओपन करना है सीसीएनपी, एंटर करेगा तो दोबारा से ये क्या जनरेट कर रहा है, डेटा। डेटा में क्या लगाएगा, दो इंफॉर्मेशन, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स पोर्ट 1025 तो यूज हो रखा है टैब 1 में, अब दूसरा नेक्स्ट पोर्ट नंबर होगा 1026, और सीसीएनपी के लिए लास्ट टाइम हमने एचटीटीपीएस यूज करा था, तो 443 भेज दिया गया। अब मॉडेम पे आया, मॉडेम ने आईएसपी को दिया, आईएसपी फिर दोबारा क्या करेगा, रिप्लाई, लेकिन सबसे पहले यूजर ने क्या करा था, सेशन को इनिशिएट। अब जब आईएसपी रिप्लाई करता है तो डेटा, और क्या बोलता है, कौन सी सर्विसेज अलाउ कर रहा हूं आपको भेजने के लिए, 443 की, टैब नंबर कितना रहेगा, 2, और उस पे पोर्ट नंबर क्या था, 1026। इसने मॉडेम को दिया, मॉडेम ने यूजर, और यूजर ने एप्लीकेशन को। तो बेसिकली ऑटोमेटिक आपके सभी सेशन की रिकॉर्ड कहां पर आ रहे हैं, पोर्ट नंबर टेबल्स में, और ये पोर्ट नंबर टेबल्स किसके पास है, यूजर के पास। अब किसी ने बोला सर फॉर एग्जांपल कि मैंने टैब नंबर 1 को क्लोज कर दिया और अब मैंने टैब नंबर 3 ओपन करा, और टैब नंबर 3 पे उसने एंटर करा avas.com अगेन, तो उसने डेटा जनरेट करा और डेटा के साथ दो इंफॉर्मेशन लगाई, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। अब सोर्स पोर्ट ये 1025 यूज करेगा नहीं, अब ये जब तक रिसाइकल नहीं हो जाएगा पूरा, जब तक यूज नहीं होता,
यानी नेक्स्ट पोर्ट नंबर 1027, और अवस्थ कौन सी सर्विस यूज करवाता है आपको, डाउनलोड की ना, तो 21। आगे भेजोगे मॉडेम से आईएसपी, देन आईएसपी टू मॉडेम। अगर आईएसपी क्या बोल रहा है कि मैं डेटा भेज रहा हूँ और अवस्थ वेबसाइट के थ्रू आपको कौन सी सर्विसेज अलाउ कर रहा हूँ, 21, और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या रहेगा आपका 1027। जब यूजर पे रिप्लाई आएगा तो वो क्या कर लेगा, सेशन में अपने स्टोर कर लेगा 21 FTP, और लास्ट वाले सेशन को क्या कर रखा होगा उसने, ये वाले डिलीट। अब देखो आप लोग CMD में जाओ, वैसे सेशन लेयर विजिबल नहीं होती है, मैं आपको दिखा सकता हूँ सिमिलर आउटपुट्स, एक्चुअल नहीं होती है, सिमिलर आउटपुट होते हैं। ये कमांड देखिए आपने क्या लिखा हुआ है, नेट स्टेट -a, अभी कोई कनेक्शन नहीं है, दिख रहा है आपको, HTTP का नहीं दिख रहा ना। अब देखना आप लोग यहाँ पर जाओ, google.com, एंटर, ओपन हो गया, और बैकएंड में जाके यहाँ पर क्या लिख दो, एंटर। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को कौन सा सेशन मेंटेन करा है मैंने, लास्ट में कौन सा सेशन दिख रहा है आप सभी को, HTTPS का दिख रहा है ना, इनिशिएट हो गया था पहले, फिर क्या हुआ, रिप्लाई आया, मेंटेन करना पड़ा, सर एक बार सही, एक बार दोबारा बता देंगे सर एक बार, ये HTTP वाला। देखिए क्लास में ध्यान रखिए भाई, फोन हटा के, नेट स्टेट -a ओपन हुआ। अब बेसिकली मैंने अपने गूगल ब्राउजर को ओपन करा और यहाँ पर क्या करा, google.com, एंटर। तो बेसिकली google.com तो HTTPS पे चल रहा है, और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो मुझे एक सेशन क्या दिख रहा है, स्टैब्लिश। अभी तो मैं बहुत सारी सर्विसेज यूज कर रहा हूँ भाई, जूम भी तो ऑनलाइन चल रहा है, सिक्योर्ड कनेक्शन है, लेकिन बैकएंड में आपको दिख रहा होगा कि प्रोटोकॉल का नाम, मेरे डिवाइस की IP, पोर्ट नंबर रैंडम है, लेकिन डेस्टिनेशन का जो है वो क्या है, सर्विस HTTPS, यानी वेल नोन है, क्लियर है। और कनेक्शन क्या दिखा रहा है, एस्टैब्लिश। तो हर बार यूजर अपने सेशन के रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो बेसिकली ये सारे रिकॉर्ड्स किसकी हेल्प से मेंटेन होते हैं, सेशन लेयर की, और सेशन लेयर इसको रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, पोर्ट नंबर टेबल की। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब सेशन लेयर के बाद भी आपके पास एक लेयर होती है नेक्स्ट, 4th नंबर की, इसका नाम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब बेसिकली ये लेयर किस लिए यूज होती है हमारी, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम source to destination with the help of two protocols, कि दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनकी हेल्प से जाता है। इन दिस लेयर डेटा स्लाइसिंग, स्लाइसिंग तो समझते हो ना आप लोग, डेटा स्लाइसिंग ऑल्सो डन, कि यहाँ पर डेटा स्लाइसिंग भी होती है, क्लियर है। अब देखो प्रोटोकॉल्स के बारे में याद कर लो एक कहानी परमानेंट, कि प्रोटोकॉल्स का कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि सेट ऑफ रूल्स। अब सेट ऑफ रूल्स का मतलब कि मैंने एक प्रोटोकॉल बनाया ABC, फॉर एग्जांपल ABC, और इस प्रोटोकॉल में बोला कि जब भी कोई डेटा आपकी हेल्प से जाएगा तो आप वेट करोगे सामने वाले के रिप्लाई के लिए कि उसको डेटा मिला है या नहीं। या मैंने एक प्रोटोकॉल बनाया 1 2 3 और इसको बोला कि आप डेटा दे तो देते हो, आपके हेल्प से डेटा चला आएगा, लेकिन आप कभी भी वेट नहीं करोगे किसके लिए, रिप्लाई के लिए। तो ये जो रूल्स होते हैं ना, ये बता रहा हूं मैं, किसके हेल्प से बता सकता हूँ, प्रोटोकॉल्स की। तो बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होता है ये, इसमें कंडीशंस होती है कुछ, और बेसिकली जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं आपके पास। लेकिन अभी आपको एज ए CCNA में मैं आपको बताऊं कि आपके पास दो पर्सन होते हैं प्रोटोकॉल्स में। एक होता है आपके पास रिलायबल और दूसरा होता है आपके पास कौन सा प्रोटोकॉल, अनरिलायबल। अब ये दोनों की कहानी पढ़ानी पड़ेगी, देखो कैसे होता है, इनकी बात समझ लो। पहले आप रिलायबल की बात समझो, क्या बोलता है रिलायबल वाला।
whenever users use reliable protocol to transfer data from source to destination, एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे, and destination receive data, then destination side user must be send back a reply and acknowledge. अब इन दोनों की कहानी समझो कि रिप्लाई में और एक्नॉलेज में क्या डिफरेंस होता है। कई बार इंटरव्यूज में यही क्वेश्चन फंस जाता है। रिप्लाई का मतलब होता है सक्सेसफुल डिलीवर, डेटा क्या हो गया, सक्सेसफुली डिलीवर हो गया इस मैसेज का मतलब। एक्नॉलेज का मतलब हाउ मेनी साइज डेटा डिलीवर। क्लियर है भाई, कि कितने साइज का डेटा डिलीवर हुआ है। अब बात समझो नेक्स्ट। रिलायबल प्रोटोकॉल का मतलब होता है, आप मुझसे पढ़ोगे टीसीपी प्रोटोकॉल को, इसी का तो नाम है टीसीपी प्रोटोकॉल। दैट मीन्स टीसीपी कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्लियर? डेटा डिलीवरी गारंटेड। गारंटी का मतलब क्या है कि भाई सक्सेसफुल का भी मैसेज आता है और कितने साइज रिसीव हुए वो भी पता चलता है। अब याद रखना, जब भी एक यूजर, फॉर एग्जांपल ये बॉब है, कोई भी डेटा सेंड करेगा, किसकी हेल्प से? टीसीपी की हेल्प से। तो जब भी कोई डेटा टीसीपी की हेल्प से जाता है तो उसके अंदर क्या लगेगा? टीसीपी का हेडर, और हेडर के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे काम करना है और क्या क्या बताना है सेंड टाइम पे और रिसीव टाइम पे। तो इसका जो साइज होता है वो बात करूंगा। तो टीसीपी के हेडर का जो साइज होता है बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 20 बाइट का। क्लियर है? कितने बाइट का होता है? 20 बाइट का। और याद रखना, आप लोग मुझसे अभी कुछ देर के बाद इसके क्या पढ़ोगे? टीसीपी के फीचर्स। तो आप लोग इसके 5 फीचर पढ़ोगे मुझसे। पहला फीचर कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ये कैसा होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड। दूसरा, ये टास्क परफॉर्म करता है सीक्वेंसिंग का, फिर एक टास्क परफॉर्म करता है फ्लो कंट्रोल का, फिर एक टास्क परफॉर्म करता है रिप्लाई का, फिर एक टास्क परफॉर्म करता है एक्नॉलेज का। अब बात समझो अनरिलायबल वाला क्या बोलता है। अभी तो आपको रिलायबल पढ़ाया ऊपर, अब अनरिलायबल पे आ जाओ। अब अनरिलायबल वाले के बारे में समझो। व्हेनेवर यूजर यूज unreliable protocol for data transfer from source to destination and destination side user successfully receive but destination side
user never send back reply and acknowledge message, कि वो कभी भी क्या नहीं बताएगा कि डिलीवर हुआ है या नहीं, और ये भी नहीं बताएगा कितना डेटा आया। क्लियर है? अब बात समझना कि अनरिलायबल का मतलब होता है क्या है, प्रोटोकॉल कौन सा चलता है इसका बैकएंड में। तो अनरिलायबल के लिए यूज करते हो आप यूडीपी प्रोटोकॉल। यूडीपी मींस यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्लियर? डेटा डिलीवरी नॉट गारंटेड। क्लियर? एंड फॉर एग्जाम्पल ये आपका बॉब है, पर्सन जो यूजर जो डेटा भेजने वाला था, इसके पास से जब भी डेटा जाएगा तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन लगाएगा आपके डेटा के साथ? हमेशा यूडीपी के हेडर, यानी उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करेगा डेटा को सेंड करते टाइम। तो बेसिकली याद करना, जो यूडीपी का हेडर होता है उसका साइज होता है बाय डिफॉल्ट 8 बाइट का। क्लियर है? और टीसीपी का कितना था अभी तक आप लोग देखो जरा, 20 बाइट ना, और यूडीपी का कितना है? 8 बाइट। तो ये स्मॉलर जल्दी ट्रांसमिट होता है। अब इसके फीचर्स भी होते हैं कुछ। फीचर में याद रखना 4 पॉइंट। पहला पॉइंट इसे बोला जाता है कनेक्शन लेस। क्या बोला जाता है? कनेक्शन लेस। नो सीक्वेंसिंग, नो रिप्लाई, नो एक्नॉलेज। क्लियर? बट डेटा ट्रांसमिशन फास्ट। कैसे करता है डेटा को ट्रांसमिट? फास्ट प्रोसेस करता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। मैं सिर्फ टीसीपी पे बात करूंगा, यूडीपी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा आपको। तो बेसिकली आप टीसीपी पढ़ने आए हो, और टीसीपी का सबसे पहले फीचर होता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड है क्या। क्लियर है? सो बेसिकली याद रखना, इन दिस फीचर यूजर्स, और आप बोल दो भाई devices, will do 3-way handshake process to check communication reliable और नॉट रिलायबल। भाई ये काम करते कैसे, वो बात कर लेंगे। सपोज कर लो कि 2 यूजर है। क्लियर है? जिसका नाम है बॉब और इसका नाम है सैम। अब बेसिकली बॉब को कुछ डेटा भेजना, अपना एप्लीकेशन लेयर से डेटा जनरेट हुआ, इसके अंदर सेशन प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ मैसेजेस आ गए। क्लियर है? और बॉब को कुछ डेटा भेजना है, किसको? सैम को। तो बॉब क्या बोल रहा है पहले कि मैं अपने तरफ से एक मैसेज भेज रहा हूं। उस मैसेज में क्या बोल रहा है बॉब? आई वॉन्ट टू सेट अप ए कम्युनिकेशन विद यू। क्या लिख रहा है? आई वॉन्ट टू सेट अप ए कम्युनिकेशन विद यू। तो बेसिकली ये जो मैसेज है ये किसको मिलेगा? सैम को। जैसे ही सैम को मैसेज मिला, सैम ने एक रिप्लाई भेजा आपको, उसमें क्या बोला? ओके, आई एम रिसीव योर मैसेज, एंड क्या बोला? एक और मैसेज उसी के साथ क्या लिख दिया? स्टार्ट योर कम्युनिकेशन। तो पहला मैसेज आया, आई वांट टू सेट अप ए कम्युनिकेशन विद यू। तो सैम ने बोला ओके ब्रदर, स्टार्ट योर कम्युनिकेशन। जैसे ही बॉब को ये मैसेज मिला, बॉब ने एक थर्ड मैसेज आपको रिटर्न में दे दिया। क्या? ओके। तो याद रखना, जो पहला मैसेज था उसका रिप्लाई आ गया ये पे, ये दिख रहा है ओके वाला, और इस मैसेज का रिप्लाई ये आ गया। तो बेसिकली आपने 3 स्टेप्स में ये वेरीफाई कर लिया कि भाई मैं कोई डेटा दूंगा तो सामने वाला एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है या नहीं है, और उसको डेटा मिलेगा तो मुझे बताएगा या नहीं बताएगा। ये था नॉन टेक्निकल। अब टेक्निकल में कैसे काम करते हो? तो बेसिकली जब भी आप टीसीपी को पढ़ोगे ना, तो टीसीपी में मैं हेडर पढ़ाऊंगा।
और हेडर में याद रखना फ्लैग्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैग्स। ये कुछ फील्ड्स होती हैं। क्या होती है? फील्ड्स। ये क्या करती है? क्लियर करती है कि प्रोसेस क्या चल रहा है। तो एक फील्ड होगी जिसमें होगा सिंक का बात करेंगे, एक होगा एक होगा फिन, एक होगा पुश, एक होगा आरएसटी, एक होगा यूआरजी और पॉइंट। तो याद रखना सिंक वाला यही मैसेज है, आई वांट टू सेट अप ए कम्युनिकेशन। एक्नॉलेज वाला अभी जो ओके बोला था आपने। और फिन वाला और पुश वाला क्या होता है? देखो फिन और पुश में बहुत डिफरेंस है। फिन का मतलब फोर्सली क्लोज कर रहे हो नहीं। फिन एक सेशन जो आपने ओपन करा था, जैसे 3 मैसेजेस भेजे थे आपस में आप लोगों ने। ये मैसेज कब हुए? जब आपने कनेक्शन चेक करा। कनेक्शन चेक करा, डेटा ट्रांसमिट हुआ और आप सेशन को क्या करना है? खत्म। तो जैसे ही सेशन को खत्म करना है, आपको एंड करना है, तो आप कौन सा मैसेज भेजोगे सामने वाले को? फिन मैसेज। और गलती से किसी ने फोर्सली करा तो पुश आ जाएगा। कैसे आएगा? पुश। और आरएसटी का मतलब रीसेट। कई बार आप F5 दबाते हो। और यूआरजी पॉइंट का मतलब होता है अर्जेंट पॉइंटर। भाई वॉइस ट्रैफिक पहले भेजो, ईमेल बाद में जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना आप लोगों की कि पहले वॉइस ट्रैफिक भेजो। तो ये बॉब है, ये सैम है। अब टेक्निकल वर्ड कैसे बात करते हैं। तो बॉब अपने पास से टीसीपी का ही डेटा भेज रहा है, लेकिन उसमें कौन सा फ्लैग दे रहा है? सिंक। अब इन फ्लैग या फील्ड को यूज करने के लिए 0 या 1 होता है। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब क्या कर रखा है? ऑन। तो सिंक भेजा, सैम ने डेटा रिसीव करा कि भाई सिंक मैसेज आया। उसने सामने वाले को क्या बोला? ओके, दैट मींस एक्नॉलेज, भाई मैंने आपका मैसेज रिसीव करा। और साइड बाय साइड उसी ने इसी मैसेज के अंदर क्या भेज दिया? सिंक। तो एक ही मैसेज के अंदर 2 आ गए। और जैसे ही ये बॉब को मिला, बॉब ने क्या बोला आपको? एक्नॉलेज। तो बेसिकली यही प्रोसेस होता है जिसे आप क्या बोलते हो? थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस। देखो साइड बाय साइड दिखाते चलूंगा, कुछ पॉसिबल होगा जो दिखा दूंगा। एक वायर शार्क टूल होता है जिससे स्निफिंग करते हो या कैप्चरिंग बोलो। और अभी मेरे जो सेशन चल रहे हैं जूम पे, वो भी एक कोई प्रोटोकॉल यूजर होगा, कोई सर्विस, तो मैं वाईफाई को कैप्चर कर लेता हूँ। अब वाईफाई को कैप्चर करा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ टीसीपी दिखाना, फिल्टर में लिख दिया टीसीपी की दिखाना। तो अभी टीसीपी जा रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से मैं अपने ईवीएनजी की साइट को लॉग इन करता हूँ। ओपन हो गया। तो अभी कुछ बैकएंड में प्रोसेस हुए होंगे, तो स्टॉप कर दो। देखो मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ, ये देखो। तो देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक मैसेज भेजा है 0.104 मेरी आईपी है। कहीं आप लोग बोलो क्लास के बाद सर ने तो दिखाई नहीं आईपी। मेरी आईपी है देखो, और किस अडेप्टर की है? मेरे वाईफाई की। तो मैंने एक डेस्टिनेशन आईपी डाला। देखो मैंने क्या बोला कि सोर्स तो मेरी आईपी है और डेस्टिनेशन कोई एक वेबसाइट की है, लेकिन सोर्स पोर्ट मेरा कैसे है? रैंडम। डेस्टिनेशन क्या है? HTTPS। लेकिन भाई ब्रदर्स आप देखो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं। और यहां पर देखो आप फ्लैग दिख रहे हैं, यहाँ पे फ्लैग्स। इस फ्लैग में कौन सा फ्लैग ओपन करके भेजा है मैंने? ऑन करके। कौन सा फ्लैग ओपन करा है? सिंक। आई वॉन्ट टू सेट अप ए कम्युनिकेशन विद यू, ये फ्लैग भेजा। अभी देखना, इस मैसेज को भेजने के बाद सामने से एक रिटर्न बैक में रिप्लाई आया। देखो उसने क्या बोला? ब्रदर आई एम सेंडिंग एक्नॉलेज प्लस सिंक, दैट मीन्स कि आई एम रिसीव योर मैसेज एंड स्टार्ट योर कम्युनिकेशन। 2 मैसेज आ गए ना एक ही पैकेट के अंदर। अब देखो दूसरी बात, मैंने कहा ओके ब्रदर, ये थर्ड मैसेज मेरी तरफ से। तो चेक करो किसको ऑन करके भेजा? सिर्फ एक्नॉलेज को। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये था 3 वे हैंडशेक प्रोसेस। फिर मैंने हेलो वेलो भेजा उसको। यहाँ पर आप टीसीपी स्ट्रीम करके देख लो, ये मेरे कुछ एनकोडेड हुए हुए डेटा है, लेकिन फॉर्मेट क्या है एनकोड करने का? अस्काई। एनकोड करके भेजता हूँ मैं डेटा सारा का सारा। भाई इंक्रिप्शन की तरह ही काम कर रहा है।
अब देखो बेसिकली एनकोड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। तो चल रहा है टीसीपी स्ट्रीम मेरा, दोबारा स्टार्ट कर लो, कंटिन्यू, स्टार्ट कर लिया, बढ़िया है। अब देखो मैं गया इधर और मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं आई, सेशन क्लोज हुआ। लेकिन याद रखना कुछ बिट्स को आप यूज करते हो बैकएंड में, तो जब भी आप टीसीपी का सेशन क्लोज करोगे तो फिन बिट्स जाएंगी, क्या जाएंगी, फिन बिट्स, या क्या जाएगा, पुश बिट, फिन या पुश। तो वो दोनों बिट्स आपकी क्या यूज होती है, जब सेशन क्लोज होता है या फोर्सली क्लोज करा गया है तब यूज होगी। तो देखो ये टीसीपी का एक कनेक्शन ओरिएंटेड फीचर पड़ा है। अब बात करता हूं सीक्वेंसिंग कैसे काम करता है, सेकंड फीचर। ये किस लिए होता है, व्हेनेवर यूजर, और आप बोल लो या तो डिवाइस, ट्राइंग टू सेंड और रिसीव डेटा, then always check MTU size। कोई बता सकता है MTU के बारे में, किसी को पता है, आप सभी में से किसी को भी माइक अनम्यूट करके बताए। चलो मैं बता दूं MTU का साइज का मतलब क्या होता है। ये बताता है हाउ मच साइज डेटा फॉरवर्ड और रिसीव, कितना डेटा भेज सकते हो आप पिक्सेल। बेसिकली जब भी आपके पास कोई पीसी होगा या आपके पास लैपटॉप होगा या आपके पास कोई सर्वर होगा, क्लियर है, सभी पे एक कार्ड होता है जिसका नाम क्या होता है, एनआईसी कार्ड। क्या होता है, एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये दो फॉर्म में आता है, या तो होगा लैन में या होगा वैन में। लैन का मतलब फिजिकली कनेक्शन, वैन का मतलब वाईफाई कनेक्शन, ठीक है। तो इस कार्ड का एक एमटीयू साइज होता है जिसे बोला जाता है मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। अब बात समझना, बाय डिफॉल्ट जो इसका साइज होता है, अभी आपको कल मैंने बताया था 1 बाइट में 8 बिट होती है, याद रखना आप लोग, फ्यूचर में भी बात करूंगा इसके लिए। तो इसके अंदर जो साइज होता है 1500 बाइट होता है। लेकिन याद रखना ऑलरेडी 20 बाइट रिजर्व्ड फॉर आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन। तो अब कितना रह गया रिमेनिंग, कितना डेटा जो आप भेज सकते हो, कितना बचा, 1480 बाइट्स। अब ये मत समझना कि इतना ही डेटा भेज सकते हो, आप टीसीपी यूज करोगे तो 20 हटाओगे, यूडीपी यूज करोगे तो 8 हटाओगे, ठीक है। अब समझो ये आपका एक पीसी है PC1, ये आपका एक पीसी है PC2। तो बेसिकली ये वाला और ये वाला जो इंटरफेस है, इन सभी का क्या होगा, एमटीयू साइज। तो मैंने इसका क्या बोल दिया, 1500 बाइट। इसका भी क्या होगा, एमटीयू साइज 1500 बाइट्स। लेकिन ब्रदर्स याद रखना है ना आपको कि बिना आईपी के तो डेटा जाएगा ही नहीं, तो इसमें से कितने माइनस कर लो, 20। तो कितना डेटा भेज सकते हो सिर्फ आप लोग, 1480 बाइट। अगर बॉब क्या बोल रहा है, ब्रदर आई एम ट्राइंग टू सेंडिंग द डेटा बट डेटा साइज इज हाउ मेनी साइज, कितने साइज का डेटा भेजने के लिए ट्राई कर रहा है ये बंदा, 2000। तो भाई एक बॉक्स पार्सल जो होता है वो जा सकता है नहीं, क्योंकि इसका साइज ही कितना है, 1480। तो आप सिंगल बॉक्स में डेटा को भेज नहीं सकते। अब ये क्या करता है,
ये क्या करता है फिर, जब डेटा को भेज नहीं सकता तो ये क्या करता है अपने पास, इस डेटा को ब्रेक करता है, या इस डेटा को क्या बोल दो, स्लाइसिंग करता है और दो भाग में डिवाइड कर देता है। लास्ट कितना डेटा भेज सकता है ये, 1480 बाइट का। बना दिया एक बॉक्स, उसने क्या बोला कि ये मेरा साइज है, एक साइज जिसमें डेटा जा रहा है। वन 1480 बाइट्स का। अब कितना डेटा रिमेनिंग रहा है, कोई कैलकुलेशन करके बता सकता है कितना डेटा रह गया है? 520 बाइट का। अब टोटल साइज तो कितना हो गया, 2000, लेकिन दो भाग में डिवाइड हुआ है। अब सामने वाले को कैसे पता चलेगा ये दो डेटा अलग अलग है या सेम है? तो बेसिकली बॉब का डिवाइस इस पे लिखता है आईडी नंबर 1, आईडी नंबर 2, और इन दोनों को बोलता है कि आप एक ही हो तो आप दोनों का सीक्वेंस नंबर कितना रहेगा, 1। अब बॉब ने ये डेटा भेजा, क्या पता बॉब उसी टाइम पे कुछ मूवीज डाउनलोड कर रहा हो या कोई फाइल डाउनलोड कर रहा हो। सैम ने डेटा रिसीव करा, लेकिन सैम ने क्या बोला, ब्रदर आई एम रिसीव योर डेटा, लेकिन मैंने जो डेटा पहले रिसीव करा है वो कितना है, 520 बाइट, आईडी नंबर इज 2, सीक्वेंस नंबर इज 1। और कुछ देर के बाद इसने दोबारा डेटा रिसीव कर लिया, 1480 बाइट वाला भी, आईडी नंबर 1, सीक्वेंस नंबर, पता चले इस लिंक पे और भी प्रोसेस हो रहे हो, एक ही तो नहीं होगा। अब उसने क्या बोला, ठीक है मैंने दोनों रिसीव कर लिए, लेकिन इधर से बॉब क्या बोल रहा है, भाई मुझे क्या करो, एक्नॉलेज भेजो, कितने बाइट का डेटा भेजा है मैंने आपको, 2000 बाइट का। अब सैम बोला है ब्रदर मैंने तो 520 ही रिसीव करा है, 1480 तो अब थोड़ी देर बाद आया है। तो सैम क्या करता है, अपने एंड पे इस डेटा को चेक करने के लिए एक टास्क परफॉर्म करता है। कौन सा टास्क है, रीअसेंबल। रीअसेंबल का मतलब वो आईडी नंबर चेक करता है, सबसे पहले लोवेस्ट किसकी है, आईडी 1 की, फिर किसकी आ रही है, आईडी नंबर 2 की, और चेक करा कि सीक्वेंस नंबर सेम है या डिफरेंट है, दोनों का सीक्वेंस नंबर क्या आ रहा है, 1। तो उसने बोला ओके। अब उसने 1480 प्लस 520 को करा और चेक करा कि कितना डेटा रिसीव हुआ है सामने वाले से, कितना हुआ है डेटा रिसीव, 2000 बाइट का। भेज दिया, क्या भेजा उसने, एक्नॉलेज कैम रिसीव योर डेटा 2000 बाइट। तो बेसिकली नेटवर्क में अगर ऐसा कुछ टास्क हो तो टाइम लेगा ना, पता चले 10-12 राउटर हो, कैसे काम होगा। तो नेटवर्क में इन सभी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एक पर्सन होता है जिसका नाम क्या है, एमटीयू पाथ डिस्कवरी प्रोटोकॉल। इसके लिए एक छोटी सी लाइन में पढ़ा देता हूं कि कैसे काम करता है ये बंदा, PMTUD। लो भाई आ गया, बढ़िया है। अब आप में से कोई एक स्टूडेंट अपना माइक अनम्यूट करेगा और इस लाइन को पढ़ेगा, बस यहां तक बताएं आप लोग। कोई भी एक स्टूडेंट माइक अनम्यूट करो और ये लाइन पढ़ो, जिसको भी पढ़ना है पढ़िए। आप में से कोई एक पर्सन, आवाज आ रही है आप में से किसी को, पढ़िए माइक अनम्यूट करके। हाँ पढ़िए। Path MTU discovery is a standardized technique in computer networking for determining the maximum transmission unit size on the network path between two network protocol hosts, usually with the goal of avoiding IP fragmentation. बस इतना ही पढ़ना था। कहने का मतलब ये है कि PMTDU क्या होता है, पाथ MTU डिस्कवरी प्रोटोकॉल, और बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। ये बंदा आईपी फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करता है, इसी को फ्रेगमेंटेशन बोल रहा है। क्लियर है, जो आप कर रहे थे स्लाइसिंग वाला, इसको क्या बोल रहा है, फ्रेगमेंटेशन, कि ये टास्क बार बार अचीव ना हो। तो इसीलिए ये अपने नेटवर्क में सभी डिवाइसेस का सबसे लोवेस्ट पार्ट ढूंढता है कि लोवेस्ट MTU किसका है,
उसी MTU लोएस्ट के डिपेंडेंसी पे डेटा जनरेट करके भेजता है। इससे पता चला 100 बाइट का एक MTU है तो 100 बाइट के डेटा निकालेगा। अब रियल टाइम में कैसे चेक करोगे? CMD में जाओ भाई, एंड ऑफ द डे मेरा पीसी भी तो क्या है, NIC कार्ड यूज कर रहा है, वाईफाई। तो अब आप देखो, मैं अपने लैपटॉप पे जाके एक कमांड चलाता हूं, मैंने लिखा पिंग 8.8.8, एंटर करा। अब मैं डेटा कितने साइज का भेज रहा हूं? टोटल 32 बाइट का। इसमें 20 बाइट तो पहले क्लियर कर लो। किसके लिए भाई? आईपीज लग के जा रही होगी मेरी भी और डेस्टिनेशन की भी। कितने बाइट रिमेनिंग रह गया भाई? 12 बाइट। 12 बाइट में ये पिंगिंग वाला प्रोसेस भी हो रहा होगा और कुछ डेटा भी जा रहा होगा। अब मैं आपको कैसे दिखाऊंगा डेटा भेज के? देखो, मैं लिखूंगा पिंग और एंटर। अब पिंग लिखने के बाद ये कुछ ऑप्शनल फ्लैग होते हैं जो यूज करते हो, अभी तक आप यूज नहीं कर रहे होगे, अब यूज करोगे। यहां पर एक कमांड होती है, आप देखो यहां पर लिखा है -L, क्या लिखा हुआ है? बफर साइज। तो मैंने क्या बोला? पिंग -L 500 बाइट 8.8.8। क्या ये डेटा चला जाएगा 500 बाइट का? बता सकता है कोई? 1500 बाइट का MTU है मेरा, 20 बाइट हटा दो, 1480। यानी अगर मैं 500 बाइट का डेटा भेजूं तो पॉसिबल है? यस और नो? बताएं, चेक करो। रिप्लाई आ रहा है? और आप कितने बाइट का डेटा भेज रहे हो? 500 बाइट का। लेकिन अगर मैंने यहां पर बोला कि मैं डेटा भेजूंगा 900 बाइट्स, तो पॉसिबल है? चेक करो, रिप्लाई आ रहा है? सब एक एक पैकेट में 900 बाइट जा रहा है। लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं डेटा भेजूंगा 1300 बाइट, तब भी पॉसिबल है, 1480 तक ले आ सकते हो ना। चलो, अब मैंने बोला नहीं, अब मैं जो डेटा भेजूंगा ना ब्रदर, मेरा डेटा होगा 1520 का बाइट का। चेक करो, पिंग आ रहा है? नहीं आ रहा सर। नहीं आएगा भाई, एक पैकेट जा ही नहीं पाएगा, वो तो टाइम आउट आएगा। मैंने बोला ठीक है, मैं इसको घटा के 1480 कर देता हूँ। भाई तब भी तो डेटा में कुछ साइज ऐड होता है प्लस 20 बाइट, तब भी नहीं जा पाएगा। मैंने बोला ठीक है, मैं इसको 1470 कर देता हूँ। वेट करो, क्लियर है? फिर भी नहीं जाएगा क्योंकि प्रोसेस में कुछ पिंगिंग का भी तो डेटा ऐड होगा। यस और नो? तो मैंने क्या बोला? ठीक है, मैं 1460 कर देता हूँ। नहीं होगा क्योंकि आप भाई पिंग के साथ भी तो 12 बाइट के जा रहा था लास्ट टाइम, CLS। तो मैं इसको चेक करूंगा जब तक 40 कर दो। आ रहा है भाई? दैट मीन्स ये कैपेबल है 1440 बाइट का डेटा भेजने के लिए। तो याद रखना, ये सेगमेंटेशन जो पढ़ोगे आप, स्लाइसिंग फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ एक लास्ट टॉपिक TCP का, जिसका नाम है फ्लो कंट्रोल। अब बेसिकली ये किस लिए यूज होता है? whenever user, or you can say devices, trying to forward or receive data traffic, then always check बफर मेमोरी। अब आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता है कैश मेमोरी क्या होता है? आप लोग मोबाइल फोन यूजर है ना यार आप लोग, तो आप लोगों को आई थिंक पता होगा कैश मेमोरी क्या होता है। मोबाइल परचेस करते टाइम चेक करते हो ना आप लोग कैश मेमोरी, कि एक टाइम पे कितनी एप्लीकेशन ओपन करके चेक कर सकते हो। ये सुनो, टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं इसको। तो डिवाइसेस क्या करते हैं? डेटा को रिसीव या सेंड करने से पहले बफर मेमोरी चेक करते हैं। तो याद रखना, फ्लो कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, विंडोइंग इसका नाम होता है। कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। देखो, एक पीसी है यहाँ पे जिसका नाम है बॉब, एक पीसी है जिसका नाम क्या है? सैम। दोनों कनेक्टेड हो गए। अब बॉब क्या बोल रहा है? ब्रदर, this one interface MTU size someone set how many bytes? कितना का रखा है भाई? 200 बाइट। this one interface also set how many bytes?
200 बाइट्स। लेकिन बॉब क्या बोला, ब्रदर आई एम ट्राइंग टू सेंडिंग हाउ मेनी बाइट्स डेटा, दीपांशु, सतीश, नरेश जी, नितिन, कितने बाइट का, 2000 बाइट। 200 बाइट्स। क्या भेज सकते हो आप लोग एक पैकेट के अंदर, एक बॉक्स के अंदर? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं। 200 बाइट का है। तो आपने क्या बोला, स्लाइसिंग होगी। मैंने बोला ठीक है भाई। आपने बोला सर 10 पैकेट बनेंगे तभी जा पाएगा, देख लो आप। यस और नो? 10 ही तो बनाए। लेकिन सामने वाले की कैपेबिलिटी क्या बता रही है, सामने वाला बोल रहा है भाई मैं एक टाइम पे कितने पैकेट प्रोसेस कर सकता हूँ अपनी बफर मेमोरी में, कितने पैकेट रख सकता हूँ 123। भाई 123। ऐसे खतरनाक मैथ मत कैलकुलेट करो। एक पैकेट, 2 पैकेट और 3, टोटल कितने रख सकता हूँ अपनी बफर मेमोरी में, 3 पैकेट। लेकिन मुझे सामने वाले की कैपेबिलिटी तो पता ही नहीं भाई। देखो एग्जांपल समझो, जोक नहीं है ये। आप लोग अपने फ्रेंड को ले गए, पार्टी आप दे रहे हो, आज मैकडी में गए आप लोग। अब आपको थोड़ी ना पता उसकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या पता हो जाके 4 खा ले, 1 खाए। तो बेसिकली ऐसी बॉब का है। बॉब कह रहा है फर्स्ट टाइम कि मैं डेटा तो भेजना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है सामने वाले की कैपेबिलिटी क्या है, कितने रिसीव कर सकता है पैकेट। तो इसके लिए तो क्या बोल रहा है, सैम की पैकेट जो भेजने की बफर मेमोरी है वो पता ही नहीं है। तो ये क्या करता है, अपने पास एक प्रोसेस फॉलो करता है। बॉब बोलता है ब्रदर आई एम सेंडिंग फर्स्ट पैकेट। क्या भेज रहा हूं मैं, एक पैकेट भेज रहा हूं। पहले भेजा, सैम ने बोला ओके ब्रदर आई एम रिसीव एंड आई एम पुटिंग इनटू माय बफर मेमोरी एंड प्रोसेस बिकॉज ऑल अवेलेबल। स्पेस तो अभी भी और है, कर दिया प्रोसेस। क्या भेजेगा सामने वाले को, जैसे प्रोसेस हो जाएगा कौन सा मैसेज जाता है, एक्नॉलेज, और कितने नंबर का पैकेट, 1। बॉब कंफ्यूज है। बॉब बोला एक भेजा, इमीडिएट आया भाई रिप्लाई। नाउ ब्रदर आई एम सेंडिंग हाउ मेनी, कितने भेज रहे हो आप लोग, 2 नंबर वाला और 3 नंबर, यानी 2 पैकेट। सैम बोला ब्रदर आई एम रिसीव एंड देन प्रोसेस। ये तो रुक ही नहीं रहा, इसने बॉब को दोबारा भेज दिया। कौन सा मैसेज, एक्नॉलेज, 2 और 3 नंबर। बॉब बोला यार एक भेजा तो प्रोसेस हो गया इमीडिएट, 2 भेजे तो हो गए। कह रहा नहीं ऐसा नहीं है, अब मैं भेजूंगा हाउ मेनी पैकेट्स, 3 पैकेट, 4, 5, 6। सैम बोला ब्रदर आई एम पुटिंग इनटू माय बफर मेमोरी प्रोसेस, आई हैव मोर देन 3 स्पेस। इसने कौन सा मैसेज भेज दिया उसको तुरंत ही, 4, 5, 6। अब बॉब परेशान है, बोला एक भेजा तो प्रोसेस, 2 भेजे तो प्रोसेस, 3 भेजे तो प्रोसेस। कह रहा है ऐसी बात है भाई, हो गया। अब मैं भेज रहा हूँ डायरेक्ट सारे पैकेट जितने भी है 4। सैम बोला ब्रदर आई एम रिसीव 7, 8, 9 एंड देन प्रोसेस, बट 10वें नंबर वाले पैकेट को रख पाओगे क्या, नहीं। वो तो क्या हो गया आपके पास जाते ही, क्या कर दिया आपने उसको, ड्रॉप। और आप जब आप मोहल्ले में बॉब को क्या भेज रहे हो, एक्नॉलेज, उसमें क्या बोल रहे हो, हमने क्या रिसीव करा है, सिर्फ 3 पैकेट। बॉब बोल रहा है प्लीज सेंड मी एक्नॉलेज नंबर ऑफ 10। एक्नॉलेज भेज भाई 10 नंबर की। सैम क्या बोला है, मैंने तो इसको ड्रॉप करा, आप क्या बोलो सामने वाले को। उसने क्या बोला कि मैं यहां से एक मैसेज भेज रहा हूं, कौन सा, रीट्रांसमिट, कितने नंबर वाला, 10 नंबर वाला। जैसे ही इसको पता चला बॉब को कि कौन सा मैसेज आया, रीट्रांसमिट, उसने बोला ठीक है मान लिया, मुझे पहले ही पता था क्योंकि मैंने 4 भेजे और आपने एक्नॉलेज कितने की दी, 3 की। तो बॉब ने बोला सैम बफर मेमोरी हाउ मेनी पैकेट्स, कितने पैकेट की है, 3 पैकेट। इसने डेटा भेजा और डेटा यहां से दोबारा से आया, एक्नॉलेज नंबर 10। इसी फीचर को इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाता है जिसका नाम क्या होता है, क्या बोला जाता है इसको भाई, विंडोइंग। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे। एक और होता है फीचर इसमें, 4th नंबर और 5th नंबर का। आई थिंक हमने अभी बात करी है। कोई बता सकता है रिप्लाई और एक्नॉलेज में क्या डिफरेंस है?
successfully receive and how much data receive. तो भाई देखो जितनी भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है टीसीपी वाला यूज नहीं होगा क्योंकि वो तो ये पांचों प्रोसेस फॉलो करेगा, स्लो हो जाएगा कनेक्शन। तो बेसिकली कौन सा प्रोसेस यूज होता है स्ट्रीमिंग के केस में? यूडीपी। वो कभी आपसे पूछने आते क्या हम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं आप एक्सेप्ट करो 3-वे हैंडशेक करो? नहीं। तो याद रखना है कि जब भी आप स्ट्रीमिंग देखते हो तो यूडीपी यूज होता है, और जब भी आप कोई गवर्नमेंट साइट्स या नेट बैंकिंग या कोई भी ऐसी सर्विस यूज करते हो जो रिलायबल करती है, रिलायबल मींस जो टीसीपी यूज हो रहा है बैकएंड में। अब आपको एक लेयर पढ़ानी है मुझे नेक्स्ट इसके बाद, जिसका नाम है थर्ड नेटवर्क लेयर। अब बेसिकली नेटवर्क लेयर का क्या काम है? इट विल बी responsible to add IP header with logical address with data. In this layer, data always forward via best path. क्लियर है भाई? तो यहाँ पर आप मुझसे 3-4 इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, अभी के लिए इतना ही समझो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ लॉजिक बात कर लेता हूँ। आप लोग पीसी या लैपटॉप यूज करते हो तो इन पे टाइप्स ऑफ एड्रेसेस होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। तो पहले टाइप का एड्रेस होता है इसे बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, और जो दूसरा होता है उसे बोला जाता है फिजिकल एड्रेस। अब याद रखना जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसका मतलब आप क्या पढ़ोगे मुझसे? आईपी एड्रेस। फिजिकल तो लगता नहीं, तो इसकी बात भी नहीं करेंगे हम लोग, जब लगेगा तब बताऊंगा। अब समझो जो आईपी एड्रेस होता है इसे बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब बेसिकली ये जो आईपी एड्रेस है ये दो टाइप में होता है। एक होता है आईपी का वर्जन 4, एक होता है आईपी का वर्जन 6। तो अभी के लिए मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, फ्यूचर में इस पे भी बात कर लेंगे, ठीक है? चलो IPv4 के लिए याद रखना प्रोवाइडेड बाय IANA कॉल्ड इंटरनेट असाइन नंबर ऑफ अथॉरिटी। एक अथॉरिटी है जिसने प्रोवाइड करा था IPv4 एड्रेस। IPv4 की भी फुल फॉर्म अगर सीखनी है तो भाई इसे बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इट्स कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। क्लियर? एंड अवेलेबल न्यूमेरिकल वैल्यूज। किसमें अवेलेबल होता है? न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी 1 2 3 में। एक और बात, टोटल साइज 4 byte. If someone says sir how many bits, so it's called 32 bits. क्लियर? कितने बिट का होता है भैया आप लोगों का? 32 बिट का। अब याद रखना एक और बात, IPv4 का एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको कैसे दिखता है। फॉर एग्जांपल 1.1.1.1
दिख रहा है आप लोगों को? ये होता है, इसे बोलते हैं IPv4 एड्रेस। ऐसे ही कुछ आपको फ्यूचर में मिलेगा। अब याद रखना, एन IPv4 टोटल 4 ऑक्टेट अवेलेबल। कितनी ऑक्टेट अवेलेबल होती है दीपांशु? 4 ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब एक सेपरेट बॉक्स ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 4 ऑक्टेट। एक और लाइन लिख लो, separated by every octet with the help of dots। ले रहे भाई? यस सर। अब एक और बात, 1 octet साइज 8 बिट। 8 बिट का है, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 32 बिट आ गया। एक और लॉजिक समझो, एक फॉर्मूला लगाता हूं मैं, देखो 8 बिट को 2 की पावर पे रख दो, टोटल आएगा 256, और एक रेंज निकल के आएगी जो वैलिड होगी 0 से लेके 255 तक। अगर आप यहां से 1 लिखना, 1 करके काउंट करोगे तो टोटल इतना ही बैठेगा। ठीक है, अब एक और बात याद रखो इसके लिए, बेसिकली अब आपको समझना पड़ेगा कि IPv4 डिवाइडेड इनटू क्लासेस। किसमें डिवाइड करा गया इसको? क्लास में। और अभी मैं सिर्फ क्लास कैसे बताऊंगा आपको, जैसे यहाँ पे लिखूंगा क्लास का नाम और फिर उसके बाद क्या बताऊंगा? रेंज। एक ही ऑक्टेट में आई थी ना 8 बिट, उसी की रेंज निकाल रहे हो आप। तो बेसिकली सबसे पहले आती है क्लास A, B, C, D देन E। क्लास A की जो रेंज है वो 0 से लेके 127, 128 से लेके 191 तक, 192 से लेके 223 तक, 224 से लेके 239 तक, 240 से लेके 255 तक। अब एज ए नेटवर्क स्टूडेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो क्लास डी है, आप लोगों ने कभी कॉन्फ्रेंस रूम देखा? ऑफिसेज में होता है, या आपने ऐसे देखा है? टीवी देखते हो आप लोग? बताओ यार, माइक अनम्यूट करके। न्यूज देखते हो? न्यूज देखते हो सब लोग? और जो न्यूज के जब रिपोर्टर होते हैं, न्यूज रिपोर्टर्स, वो यहाँ पर होते हैं, उनके बैकएंड पे स्क्रीन पे बहुत सारी न्यूज चल रही होती है, बहुत बड़ी स्क्रीन पे। बेसिकली वो जो स्क्रीन होती है ना आपकी, उसमें मल्टीपल LCD क्या होती है? ऐड होती है। और इस LCD को ऐड करने के लिए और सेम इमेजेस चला के एक पूरी पिक्चर बनती है ना, उसको यूज करने के लिए आप मल्टीकास्टिंग यूज करते हो। क्या यूज करते हो? मल्टीकास्टिंग। या अगर ये भी नहीं समझा, दूसरी बात समझो, मॉल्स में जाते हो, यस और नो? यस मॉल्स सर। में सभी टीवी पे एक ही टाइम पे एक ही ऐड चल रही होती है। वो कैसे पॉसिबल है? यही बंदा यूज करते हैं, मल्टीकास्टिंग। तो ये वाला पर्सन कौन है? मल्टीकास्टिंग। चलो, 5G टेक्नोलॉजी मिल गई है अब तो, आई थिंक आप लोगों को खरीद भी लिए फोन, बहुत सारे स्टूडेंट ने तो, यस और नो? तो ये वाले पर्सन है जो आपके किसके लिए हेल्प करते हैं? रिसर्च के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। देखो, आप ये वाली, ये और ये सभी क्लासेस यूज कर सकते हो, लेकिन ये यूज नहीं करते। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है, आप CCNA के बेसिस पे A, B और C को यूज करे हुए। CCNP में जाओगे तो D बताऊंगा, CCI में आओगे तो E भी बता दूंगा। चलो ठीक है, अब बात समझो। जो क्लास A की रेंज है ना, 0 और 127 वाले, इसमें बात याद रखना है, जीरो रेंज किसकी बात कर रहा हूं? जीरो रेंज रिजर्व फॉर DHCP प्रोसेस। किसके लिए रिजर्व होती है? जीरो रेंज रिजर्व फॉर विच वन प्रोसेस? किसके लिए होता है? DHCP प्रोसेस के लिए। और ये IP, जीरो से रिलेटेड IP, नेवर असाइन एंड डिवाइस। एंड डिवाइस कितने लोगों को पता है क्या होता है एंड डिवाइस का मतलब? या कभी सुनाओ
कितने लोग हैं ऐसे सुने हुए जिन्होंने एंड डिवाइस का मतलब? जैसे बोलते हैं पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, आईपी फोन, कैमरास। क्लियर? तो 0 पहले से ही क्या होता है आपका? रिजर्व होता है। किसके लिए? डीएचसीपी प्रोसेस के लिए। आप लोग अगर ट्राई भी करना चाहते हो तो मैं दिखा दूंगा आपको करके। अगर आपको लगता है सर नहीं मैं तो करूंगा, जिद है तो ये लो देख लो आप लोग। डबल क्लिक करा, IPv4 वाला ही पढ़ना है ना, प्रॉपर्टीज। ये किसने कर दिया? 0 डॉट क्या लिख दिया इसने? 0 इज नॉट ए वैलिड एंट्री। 1 से लेके 223 में जाओ जो भी वैल्यू देनी है। तो 0 तो असाइन नहीं हुई। एक और बात याद रखना, 127 कौन सा वाला भाई? 127 ऑल्सो रिजर्व फॉर NIC कार्ड टेस्टिंग। NIC कार्ड किसी को बताया था अभी मैंने, याद है सबको? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की टेस्टिंग के लिए। क्लियर है? जैसे आप जाओ CMD में ipconfig/all, तो आप लोग देखना अभी 192 की IP है, 192 अब आ जाओ ऊपर 192 दिख रहा है यहाँ पे? सब पे 192 है। अब मैं देखो मैं क्या बोलता हूँ, पिंग 127.0.0.1 पिंग आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया? ये आपका एक लूप बैक है, बैकडोर भी बोल सकते हैं इसको। इससे पता चलता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो फिजिकली अवेलेबल है लैपटॉप में वो वर्किंग है, हार्डवेयर उसका वर्किंग है, सॉफ्टवेयर में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में तो टाइम आउट आएगा। क्या आएगा? टाइम आउट। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं पिंग करूं 127.1.1 को, क्या पिंग होना चाहिए? कौन सी रेंज रिजर्व करी थी? 127। ये सुनो, तो बाकी की जितनी भी 3 ऑक्टेट में वैल्यू आएंगी सब रिजर्व है पहले से। पिंग हो गया। अगर आप ये लिख दोगे 127.100.100.100, तो डेवलपर को नहीं पता था कि 4 ऑक्टेट होते, उसने तो एक रेंज पकड़ी और क्या कर दी? रिजर्व। तो आपको याद रखना है स्टार्टिंग की वैल्यू से पता चल जाता है। क्लियर है? चलो एक और बात कर लेते हैं। इतना क्लियर है? तो भाई एग्जाम्पल के लिए अब मैं नेटवर्क लेयर भी पढ़ा ही देता हूँ छोटी सी बना के टोपोलॉजी। चलो तो देखो 2 ब्रदर्स आएंगे यहाँ पे। कौन कौन? सैम और बॉब। यही 2 बंदे हैं, इनको पकड़ के रखो, ये ओ साइड तक ले आते हैं। बॉब क्या बोला? ब्रदर मेरे पास IP एड्रेस होगा। मैंने बोला 1.1.1.1 ऐसे लिखो नहीं, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज वाला IP सिखाता हूं ना, जैसे आपको कॉम्प्लिकेट ना हो। 192.168.1.1। तो सैम ने क्या बोला? ब्रदर आई एम ऑल्सो हैविंग IP एड्रेस। नेटवर्क में पता रहना चाहिए ना इसको भी तो ID 192.168.1.1। और बॉब भैया पहले से ही क्या बोल रहे हैं? हमने तो ब्रदर पहले ही डेटा जनरेट करा था गूगल क्रोम से। क्लियर है? और गूगल क्रोम से उसमें हेलो मैसेज आया था, लेकिन हेलो मैसेज को भेजने के लिए मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करा था? TCP। और उससे पहले सेशन लेयर पे सोर्स पोर्ट लग के आ रहा है और क्या लग के आ रहा है? डेस्टिनेशन पोर्ट। लेकिन अब इस डेटा को नेटवर्क लेयर से बाहर जाना है, तो नेटवर्क लेयर ने क्या बोला? यू जस्ट नीड टू ऐड क्या लगा के भेजो? अपना IP हेडर। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, सर IP हेडर तो बहुत बड़ा है, आप 2 ही लाइन में खत्म करो। भाई अभी के लिए कॉन्सेप्ट है, तो पहले इंफॉर्मेशन याद रखना क्या लग के जाती है कि सेंडर की IP बताओ कौन है, और फिर नेक्स्ट फील्ड क्या होती है? डेस्टिनेशन की IP बताओ कौन है। और एक और फील्ड होती है जिसका नाम होता है प्रोटोकॉल। क्या नाम होता है? प्रोटोकॉल। तो इन 3 फील्ड को फिल करोगे, यही IP हेडर बनाएंगे। तो मैंने बोला भाई सेंडर तो आई थिंक यू आल्सो क्लियर, 192.168.1.1 192.168.1.2। अब मुझे आप लोगों को एक क्लियर कट बताना पड़ेगा। प्रोटोकॉल को ऐसे समझो, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट कि नेटवर्क लेयर से पहले कौन सी लेयर थी? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पे TCP यूज करा या UDP? तो भाई डेस्टिनेशन पोर्ट से पता चलता है। अगर मैंने HTTP बोला तो TCP और DNS बोला तो UDP। तो मैंने कौन सा यूज कर रखा है? अभी देखो आप लोग क्या यूज है? TCP। तो आप प्रोटोकॉल फील्ड में क्या लगा के बता रहे हो?
कि मेरे नेटवर्क लेयर से पहले कौन से प्रोटोकॉल चल रहा है ट्रांसपोर्ट पे, टीसीपी। तो यहाँ पर मैंने एक और हेडर ऐड कर दिया, कौन सा, आईपी हेडर। अब जैसे आईपी हेडर ऐड होता है तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को ऐड करने के बाद आप उसको क्या बोलोगे, क्या बनाया आप लोगों ने, क्या बना दिया भाई आप लोगों ने, पैकेट। ठीक है, क्या बनाया, पैकेट। अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स हैं, ये सभी आपके मॉडेम से कनेक्टेड है और मॉडेम के पास दो कनेक्शन है, ISP1 ISP2। ये 100 MB का लिंक है, ये 10 MB का। ठीक है भाई, ये सारे कनेक्टेड है। अब आप लोग मुझे बताओ बेस्ट पाथ कहां से बनना चाहिए इन सभी यूजर्स के लिए, कौन सा लिंक बेस्ट है, 100 वाला या 10 वाला? 100 वाला सर। 100 वाला। तो जी सर। बेसिकली रियल टाइम में मॉडेम नहीं होता, रियल टाइम में आपके पास होता है राउटर। राउटर। और राउटर पे अगर आपको अपना बनाना है कोई बेस्ट पाथ, तो आप उसके लिए यूज करते हो बेस्ट पाथ मैकेनिज्म के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल्स। जैसे एग्जांपल के लिए रेप, EIGRP, OSPF, BGP, ISIS। तो ऐसे प्रोटोकॉल आप यूज करते हो। सर ये आप उसको OSPF क्या होता है सर ये? अभी बात करेंगे, कल ओके। परसों में जब मिलेंगे दोबारा बात करेंगे। OSPF कॉल्ड ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेज पाथ। ये एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, उसके बाद ओके। बात करेंगे। सिर्फ ये बेस्ट पाथ बताएगा कि कौन सा बेस्ट है। ओके। चलो अब आ जाओ दूसरी बात, अगर नेटवर्क लेयर खत्म है फिर आप दूसरी पे बात कर लो। सेकंड कौन सी होती है, डेटा लिंक। इसके लिए एक लाइन याद रखना, इट विल बी responsible to add physical addresses. Clear? In this layer also add Ethernet header and also available क्या अवेलेबल होती है इस पे, सब लेयर्स। दो सब लेयर होती है, एक होती है LLC और एक होती है मैक। इनके बारे में बात कर लेंगे। अभी आई थिंक मैंने लास्ट में आपको बताया था, एक पीसी या लैपटॉप होगा या IP फोन या कुछ भी हो सकता है, तो उस पे कितने टाइप के एड्रेस बताए थे, एक होता है लॉजिकल, इसका नाम क्या होता है IP एड्रेस, दूसरा भी बताया था जिसका नाम क्या होता है फिजिकल। इसको एक्चुअली क्या बोलते हो आप लोग, मैक एड्रेस, या क्या बोलते हो रियल टाइम में, हार्डवेयर एड्रेस। तो अभी हम डेटा लिंक पे सिर्फ एक ही एड्रेस की बात करेंगे। लॉजिकल तो लग चुका है ना पहले नेटवर्क लेयर पे, किसकी बात करूंगा अभी आप यहाँ पे, फिजिकल। मैक या हार्डवेयर, दोनों की एक ही। मैक का मतलब समझो इसे बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है भाई, दैट मीन्स एक बात याद रखना, ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू में होता है। किसमें होता है, हेक्साडेसिमल वैल्यूज। क्लियर, हेक्साडेसिमल वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, ये अल्फाबेट भी होगा ABCD और प्लस में क्या दिखेंगे आपको कुछ न्यूमेरिकल एड्रेस। क्लियर, 1 2 3 4 5। अब मैक की थ्योरी पढ़ो। प्रोवाइडेड बाय, ये कौन प्रोवाइड करता है, वेंडर। क्लियर है, एवरी डिवाइस
every device unique. Total size how many bits? कितने बिट का होता है भाई? 48. That means 6 बाइट. एक बाइट में 8 बिट, तो 6 48, 48 बिट्स. One more thing, MAC एड्रेस. एग्जाम्पल दिखाऊं कैसे बनता है, कैसे होता है? दिख रहा है आप लोगों को? अब याद रखना, इसका टोटल साइज अभी मैंने बता दिया आप लोगों को कितना है, 48 बिट्स. अब एक चीज याद रखनी है आपको कि मैक में टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 1 2 3 4 4 4 8 10 12. टोटल वैल्यू कितनी है? 12. ईच वैल्यू साइज 4 बिट. अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आउटपुट आएगा. ठीक है भाई, 48 बिट एंड देन कन्वर्ट इनटू बाइट्स. क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट पे. अब मैं आपको इसको और भी डीप ले आ सकता हूँ, लेकिन अभी बताने का कोई फायदा नहीं. अभी आपको एक लॉजिक दिखाना था, दिखाया. ये आपका बॉब है, इसको कनेक्ट करो मैक से. सैम बंदा कनेक्ट हुआ और बॉब ने क्या बोला? ब्रदर आई ऑलरेडी हैव विच वन एड्रेस. कौन सा एड्रेस है इसके पास? मैक. इसके पास भी कौन सा एड्रेस है? मैक. तो ये क्या बोल रहा है बॉब कि मेरे पास है 0 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 ए. फॉर एग्जाम्पल के लिए लगा लो यार, 0 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 कौन सा है? बी. अब मेरे लैपटॉप का दिखाऊंगा, दोनों पे बात करूंगा. इंटरव्यू में फंस जाओ तो याद रखो, राउटर स्विचेस पे डॉट में दिखता है और यहाँ पर कैसे दिख रहा है? हाइफन में. लेकिन कॉपी करके भी दिखा दूं और वैसे भी काउंट कर लो. टोटल कितनी वैल्यू है चेक करना? 12. वही रहेंगी. चलो अब आ जाओ दूसरी बात पे. तो बॉब ब्रदर आपका ही है, जानकार है ये तो. अब नहीं, उसने पहले एप्लीकेशन से क्या जनरेट करा? डेटा. प्रेजेंटेशन लेने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली डेटा टाइप. सेशन ने उसको बताया इनिशिएट करना है, और टीसीपी लगा कौन सी लेयर पे? कौन सी लेयर पे? ट्रांसपोर्ट पे. नेटवर्क लेयर पे क्या लग के आ रहा था? उस पे आईपी हेडर. अब डेटा कहां से निकल के जाना चाहता है? डेटा लिंक से. तो कौन सा हेडर लग के जाएगा वहां से? ईथरनेट हेडर. अब ईथरनेट हेडर के बारे में लिख लो. ईथरनेट हेडर में सबसे पहले इंफॉर्मेशन कौन सी लगेगी? सोर्स मैक कौन है भाई, और डेस्टिनेशन मैक कौन है? ये दो इंफॉर्मेशन तो कंफर्म है हमारी लगनी है, लेकिन एक और थर्ड इंफॉर्मेशन होती है. थर्ड इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता हूँ. लास्ट टाइम जब आप जाएंगे 10 साल पहले, तो आपके पास ये वाली केबल होती थी. Nowadays we are using which one cable? Ethernet केबल. जब सीरियल केबल थी ना ब्रदर्स, तब आप एक हेडर यूज करते थे HDLC वाला. कौन सा? HDLC का. उसमें LLC फील्ड लग के आती थी. क्या लगती थी? LLC. और जब ईथरनेट पे आ गए ना, तो ये कौन सी फील्ड लगा के भेजता है अपने पास से? टाइप. LLC का मतलब होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल. क्या बोलते हैं? लॉजिकल लिंक कंट्रोल. टाइप फील्ड का मतलब क्या है? टू गेट इंफॉर्मेशन अपर लेयर प्रोटोकॉल. किसके बारे में? इसके बारे में. अपर लेयर प्रोटोकॉल. LLC और टाइप दोनों ही बताते हैं. अब जो ये हेडर है ना भाई, ये बहुत सारे टाइप के आते हैं, जैसे 2.5 802.3. जैसे 2.5 वाला जो है ना, बहुत से केसेस में लेयर 2 प्रोटोकॉल यूज करते हैं, और 2.3 आप नॉर्मली कम्युनिकेशन में यूज करते हो. तो अब याद रखो, अगर मैं टाइप फील्ड लिखूंगा तो कौन सी लेयर की बात करोगे आप? अपर लेयर की. तो सोर्स मैक आप में से कोई बता सकता है क्या आएगा? 00 A 00 B. और आप मुझे बताओ कि डेटा लिंक लेयर से पहले कौन सी लेयर थी? नेटवर्क. और नेटवर्क पे कौन से एड्रेस थे? वर्जन 4 के या वर्जन 6 के? वर्जन 4 के सर.
तो ये लो भाई, आपने बताया IPv4 हो गया। अब आपने अगर ये इंफॉर्मेशन ऐड करी अपने डेटा के साथ ईथरनेट हेडर के नाम से, तो आप उसको क्या बोलोगे? आपने क्या बना दिए? क्या बनाए? फ्रेम्स। अब आ जाओ नेक्स्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर है आपकी लास्ट वाली, कौन सी लेयर है भाई? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर। It will be responsible to convert data from इसमें कन्वर्ट करता है पर्सन, ह्यूमन रीडेबल से मशीन रीडेबल और मशीन रीडेबल से ह्यूमन रीडेबल। ठीक है भाई, यहाँ पर आप ABC में होते हो और यहाँ पर आप 011 में होते हो। ठीक है, एक और बात, in this layer also add एनकैप्सुलेशन मेथड। जैसे आप पार्टीज में जाते हो तो आप जब गिफ्ट लेके जाते हो तो क्या करते हो? उसको रैप करवाते हो। सेम वैसे कि डेटा जब वायर पे जाएगा तो उसके साथ क्या होके जाएगा? एनकैप्सुलेशन। तो दो टाइप की एनकैप्सुलेशन यूज होती है बेसिकली। एक होती है HDLC, एक होती है आपके आई थिंक ARPA। ठीक है भाई, अब देखो कैसे बात होती है। ये ब्रदर कौन है आपका? आई थिंक आप लोगों को तो पता ही है, बॉब। ये कौन है? सैम। तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, बार बार डिजाइन बनाने वाला काम नहीं करता मैं। एक और एक और। चलो देखो, ये वाला जो लिंक है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कौन सा लिंक है ये? सीरियल। इसकी स्पीड होती है 1.5 MBPS। तो क्या इससे डेटा भेजोगे आज के टाइम में आप लोग? नहीं। लेकिन आप सपोज कर लेता हूं मैं भेज रहे हो, फिर भी जिद्दी हो आप लोग, नहीं सर हम इससे भेजेंगे। तो डेटा के साथ TCP लगाया, TCP के बाद IP हेडर लगाया, ये सुनो, IP हेडर के बाद ईथरनेट। और जब डेटा यहां से निकालोगे ना इस लिंक से बाहर, तो चेक करो कौन सा लिंक है? सीरियल। डेटा जाएगा 01 में ही, लेकिन अब लिंक टाइप क्या था? सीरियल। तो उसके साथ ये क्या बोलेगा? कौन सी एनकैप्सुलेशन यूज कर ली? HDLC। और डेटा किस में कन्वर्ट कर दिया? 01 में। और डेटा कहां से भेज दिया? इस लिंक से पास। लेकिन अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी की बात करो जो अब आप लोग यूज करते हो, 100 MB, 1 GB, 10 GB, 50 GB, 60 GB, टेराबाइट, तो ये वो टेक्नोलॉजी है, इसका नाम क्या है भाई? ईथरनेट। ईथरनेट टेक्नोलॉजी से जैसे ही डेटा बाहर जाएगा, इसके डेटा के साथ कौन सी एनकैप्सुलेशन यूज होगी? बताओ आप लोग। ARPA। कन्वर्ट वही होगा यार, 0101 मशीन रीडेबल बिट्स में जाएगा। बट nowadays we are using this one technology. Anyone know ये क्या बनाया मैंने डिजाइन? ये वाला किसी को पता है? क्या लग रहा है कौन सा डिजाइन है? देखो, ये दोनों मेथड में डेटा जाता है बिट्स में, और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बोलते हैं फाइबर लिंक्स। क्या बोलते हैं ना? फाइबर लिंक्स। इसमें डेटा जाता है किस फॉर्मेट में? लाइट फॉर्मेट। किसमें जाता है? लाइट फॉर्मेट। तो याद रखना है आपको। अब देखो, आपको एक डेटा दिखाता हूं मैं आपको, खुश तो बहुत होंगे आज लोग आप। देखो, कंटिन्यू, और यहाँ पर मैंने TCP लिख के एंटर मार दिया, हो गया स्टॉप। नहीं भेजना चाहता मैं। कोई डेटा दिखा दूं? चलो,
ये जो लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? क्या लिखा हुआ दिख रहा है भाई यहाँ पे फ्रेम दिख रहा है? कितने बाइट का, कितने बिट का डेटा भेज रहे हो आप लोग टोटल? 432 बिट्स का। और टोटल बाइट कितना है यहाँ पे? 54 बाइट्स। कौन से लिंक से भेज रहे हो? इथरनेट। एनकैप्सुलेशन टाइप बता रहा है ना, अराइवल टाइम स्टैम्प लग के भेज रहा है, इंडियन टाइम में जा रहा है डेटा। चलो ठीक है, मान लिया। ये थी आपकी लेयर 1। इसे क्या बोलते हैं भाई? इसको क्या बोलते हैं? लेयर 1। अब आओ लेयर 2 पे, चेक करो लेयर 2 पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लग के जा रही है। सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, और टाइप फील्ड में क्या बता रहा है? लेयर 3 पे या लेयर 4 पे? कोई बता सकता है कौन सी लेयर के बारे में बता रहा है? लेयर 3 या लेयर 4? लेयर 2 पे किस लेयर की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है मुझे? अपर लेयर कौन सी होती है इसकी? लेयर 3, लेयर 4, लेयर 1? कोई बताओ कौन सी होती है? नहीं बता पाएंगे, कोई इशू नहीं। लेयर 3 की अपर लेयर वही है। तो इसने बोला मेरी अपर लेयर कौन सी है? IPv4 की है। क्लियर है? IPv4 एड्रेस यूज हो रहे हैं। अब मैंने बोला ठीक है, IPv4 यूज हो रहा है तो बढ़िया है, IPv4 पे गया। यहाँ पर देखो, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, और एक प्रोटोकॉल फील्ड बता रहा है कि मेरी लेयर 4 पे कौन सा प्रोटोकॉल है? TCP। ठीक है भाई, हमको तो नहीं पता, TCP पे चलते हैं। ये रहा TCP। TCP ने बोला सोर्स पोर्ट रैंडम है, लेकिन डेस्टिनेशन पोर्ट वेल नोन है। कौन सा है? 443। दिख रहा है क्या है? 443। तो ये था कंप्लीट OSI मॉडल। क्लियर है? और एक लाइन याद रखना आप लोग, कि OSI मॉडल में सबसे पहले आती है लेयर 7 पे एप्लीकेशन, लेयर 6 पे आती है प्रेजेंटेशन, लेयर 5 पे आती है सेशन लेयर। ये जो 3 लेयर होती है ना ब्रदर्स, इन 3 लेयर्स को क्या बोला जाता है? अपर लेयर। बैकएंड में ये डेवलपर के पास होती है। एज ए नेटवर्क इंजीनियर, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1। लेयर 4 का मतलब ट्रांसपोर्ट, लेयर 3 का नेटवर्क, लेयर 2 का डेटा, लेयर 1 का फिजिकल। ये लेयर्स को बोला जाता है लोअर लेयर। ये आपके पास होती है। अब याद रखना, इंटरव्यूज में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PDU। PDU क्या होता है बताओ? तो इसको बोला जाता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ये बताता है each and every layer which type information at। तो आप लोगों को याद होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा स्लाइसिंग हुई थी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो PDU होता है उसको क्या बोला जाता है? बॉक्स पढ़ेंगे, सेगमेंट। लेयर 3 पे नेटवर्क होता है। नेटवर्क पे आपने क्या लगाए थे? IP। तो मैंने आपको बोला था क्या बना दिया आपने? पैकेट। इसका नाम क्या होता है? PDU का पैकेट। लेयर 2 पे जैसे ही मैक लगता है तो आपने क्या बना दिया वहां पे? कौन सा PDU बना दिया? फ्रेम। और लेयर 1 पे जैसे ही डेटा मशीन रीडेबल हुआ तो किसमें कन्वर्ट होता है? 01। दैट मीन्स बाइट्स। आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा और भी बढ़िया, और कुछ रियल टाइम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आप सभी को अपने लैपटॉप से। होपफुली